आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट का हमें पता है, ये जो +2 क्लास है ना, +2 क्लास में हमने क्या पढ़ा? जो मेन है केमिकल बॉन्डिंग, प्लस मेन ग्रुप, उसके बाद थोड़ा हमने कोऑर्डिनेशन को डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। कंपाउंड्स। तीसरा क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक्स, मेटालिक केमिस्ट्री। और चौथा अपना बायो इनऑर्गेनिक। इसको तो अभी छोड़ दो, लेकिन इन तीनों का एक रिलेशन देखो। स्टार्ट क्या हो रहा है, पूरी केमिस्ट्री का व्यू क्या है। जो केमिकल बॉन्डिंग है या मेन ग्रुप है, उसमें हमने सिर्फ एक बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमें पता लेफ्ट हैंड साइड जो मेटल्स हैं, वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ। और मिलके क्या है? प्रोडक्ट या कंपाउंड जो भी बना देते हैं, प्रोडक्ट बना दिया या साइड प्रोडक्ट, जो भी लगा दो, साइड प्रोडक्ट। और जो इनका हेल्प करते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। कैटालिस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ये फेमस एग्जांपल है सोडियम प्लस क्लोरीन, और ये मिलके NaCl बना देता है। तो यहाँ क्या हुआ है? जो मेटल है और ये नॉन मेटल है, मेटल ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या मतलब समझ में आता है? जो मेटल्स है उसकी जो डेफिनेशन है वो निकल के आई। दो स्पीसीज डोनेट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट कर देते हैं। इधर नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल की जो डेफिनेशन है वो ये निकल के आई, जो एक्सेप्ट कर लेते इलेक्ट्रॉन को। सिंपल, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जब ये सब बात चल रही थी तो कुछ नई बात आई। नई बात के साथ नया चैप्टर आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब नई बात क्या आई भाई? ये डेफिनेशन हमें पता था। अगर मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लें, हम कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये कंपाउंड ले लिया टेट्राहेड्रल, नहीं स्क्वायर प्लेनर बना दे इसको। स्क्वायर प्लेनर एक कंपाउंड ले लिया। अब यहाँ क्या हो रहा है? जो ये है निकल है, निकल 28 8 2 10, क्या हो रहा है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो लिगेंड है, पूरे के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये जो लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है। अभी हम मेन ग्रुप में या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ रहे हैं मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। और एक नई बात ये है,
जो लिगेंड के लिए बोलते हैं, लिगेंड्स, कि यूजुअली इनके पास जो होता है या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। ये जो साइंटिस्ट थे वर्नर, उनसे पहले की बात थी या उनके टाइम की बात थी। अब तो क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज भी है और वो भी अगर मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसको भी लिगेंड बोलते हैं। जैसे NaCl है ना, तो Cl को आप लिगेंड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो नेगेटिव चार्ज ही आ गया इस पे। जो कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको भी हम लिगेंड बोलते हैं। मेटल के साथ किसी भी तरीके से कोई और अगर इंटरेक्ट करता है नॉन मेटल, उस पे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या पॉजिटिव चार्ज भी हो, उसको लिगेंड बोलेंगे। तो अब यहां समस्या आ गई इससे अपोजिट, तो चैप्टर भी अपोजिट आ गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब बात आ गई तीसरे चैप्टर की, ऑर्गेनोमेटालिक। ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है। पहले सराय जो वर्नर थे, फिर उनके पास जो थ्योरी आई वो VBT, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, और फिर लिगेंड या MOT वाली लिगेंड फील्ड थ्योरी, इसी को MOT। और इन सब ने क्या है, खासकर पहली 3 थ्योरी को देखा जाए तो इन्होंने कंपाउंड के बारे में बताया, उनका नेचर कैसा होता। दूसरी चीज इन्होंने स्ट्रक्चर बताई। अब मेन ग्रुप में भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट थी, और वो हमारी वेस्पर थ्योरी से आ रही थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ जो आई वो हमने कुछ VBT से मिलके बना ली, कुछ वर्नर साहब ने थोड़ा बता दिया प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में, कुछ CFT ने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद जो रहता है वो MOT से हमने क्लियर कर लिया। अब दिक्कत आती है, ये ऑर्गेनोमेटालिक क्यों स्टार्ट हुआ, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? भाई हमने पढ़ना तो पीरियोडिक टेबल ही है। मेटल का पहले तो हमने इस तरीके से बॉन्डिंग पढ़ ली, फिर हमने इस तरीके से बॉन्डिंग पढ़ ली। अब ऑर्गेनोमेटालिक में क्या है, एक स्पेशल टाइप होगा ऑर्गेनोमेटालिक्स का। जैसे उसमें मेटल क्लस्टर है, मेटल क्लस्टर, तो इसमें क्या है, जो मेटल मेटल की बॉन्डिंग, मेटल मेटल की बॉन्डिंग। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कार्बोनिल मेटल क्लस्टर या कार्बोनिल क्लस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनोमेटालिक का कार्बोनिल क्लस्टर है। कार्बोनिल क्लस्टर, कार्बोनिल क्लस्टर, नाम से पता चल रहा है कार्बोनिल मतलब एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एज ए लिगेंड, ये हम कोऑर्डिनेशन से पढ़ के आए, और ये बाइडेंटेट भी होता है। बाइडेंटेट। अब जो नया वर्ड आया है क्लस्टर, ग्रेजुएशन में तो इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था। अब क्लस्टर क्या होता है, एक तरीके से गुच्छा बोल सकते हैं, जहां मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि मेटल मेटल बॉन्डिंग, मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी।
अब एक दो बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे अजय कुमार की भी बुक है या और है एक दो बुक, उनमें क्या लिखा हुआ है भाई, जो मेटल की बॉन्डिंग के लिए है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है दो तरीके से। वो क्या है, या उससे पहले एक बार टाइप देख लो, बॉन्डिंग होगी कैसे। ये जो बॉन्डिंग है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। जो कार्बोनिल क्लस्टर है उसमें बॉन्डिंग सिर्फ दो ही टाइप से होती हैं। एक क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग, मेटल मेटल डायरेक्ट बॉन्डिंग, डायरेक्ट बॉन्डिंग। दूसरा क्या होगा, इंडायरेक्ट होगा, मतलब कि ब्रिज बॉन्डिंग होगी, ब्रिज बॉन्डिंग बिटवीन टू मेटल एटम, टू मेटल एटम्स। इसमें क्या है, मेटल मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी। कहने का मतलब ये मेटल है और ये दूसरा मेटल है, और इसमें जो है वो क्या होगी, ब्रिज बॉन्डिंग, मतलब कि इस मेटल के बीच में कोई और एक आदमी आ जाएगा और फिर ये इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। जो ब्रिज बॉन्डिंग है वो एक एटम भी आ सकता है इसके बीच में, दो भी आ सकते हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक में अगर देखें ना, ऑर्गेनिक में कैसे पढ़ते हैं, अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे स्पाइरिन है, स्पाइरिन है, ये जो वन वन बॉन्डिंग होती है, वन वन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं स्पाइरो, स्पाइरो बॉन्डिंग। दूसरी जो बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं यहां फ्यूज्ड रिंग, या 1-2 बॉन्डिंग, या 1-2 बॉन्डिंग। और अगर इस तरीके से कोई बॉन्डिंग होती है, जैसे ये लगा लो, अरे यार क्या, ये मतलब कि 1-2-3 बॉन्डिंग, इसको जाके बोलेंगे ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग। थोड़ा हाँ डिफरेंस है। चलो छोड़ दो उस बात को। अब इसमें क्या है, एक मेटल है ये बाइडेंटेट होगा और इस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग कर लेगा। जो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना है वो चीज एक बार देखो। कार्बोनिल क्लस्टर दो टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बोनिल क्लस्टर, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पे अगर हम इनके टाइप बताएं तो ये दो टाइप के हो गए, सिंपल लो न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड,
और एक हो गया हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इन जो कार्बोनिल कंपाउंड में लो न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड है, उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। भाई इनमें क्या होना चाहिए, जो मेटल्स हैं वो 2 से लेके 3 तक होने चाहिए। 4 कर लो, 2 से लेके 4 तक। अब 1-2 बुक में ये एक भी मेटल दिखाया हुआ है। एक मेटल पढ़ना मतलब कार्बोनिल कंपाउंड हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो तो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं। अगर एक से ज्यादा मेटल इकट्ठे हैं और उनकी बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं तो वो फिर कार्बोनिल क्लस्टर हो जाएगा। अब और ये होंगे जो 4 से ज्यादा होंगे, मेटल का नंबर होगा 4 से ज्यादा। वैसे 4 जो है ना वो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन है, वो दोनों में आता है, इसमें भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। तो वैसे तो 3 ठीक रहेगा, लेकिन बुक में 4 दिया हुआ है, 4 का मतलब कि 2 से 4 तक, 4 दोनों में हो सकता है, लो में भी हो सकता है और हाई में भी हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग टाइप से आते हैं, यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े अलग टाइप से आएंगे। यहां जो क्वेश्चन आएगा वो या तो स्ट्रक्चर को पूछेगा, अगर हमें स्ट्रक्चर का पता है तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर वो पूछ रहा है मेटल मेटल बॉन्ड तो है तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर का ही, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया। पहले हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, फिर हम ये काउंट कर लेंगे स्ट्रक्चर देख के भी मेटल मेटल कितने बॉन्ड है, क्योंकि कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, सबको याद नहीं किया जा सकता। और इसमें जो है इसमें भी सेम सिचुएशन है, स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, मेटल मेटल बॉन्ड भी पूछ सकता है। और एक इसमें थोड़ी ही चीज आती है, जैसे जिंटल आयन हो गए, जिंटल आयन को छोड़ो, पहले क्या है, कंपाउंड कैसा है, मतलब कि क्लोजो है, नीडो है, एरेक्नो है, मतलब कि इस टाइप के एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है अलग, जो उससे अलग है, उसमें नहीं पूछते ये चीज। और तीसरी चीज इसमें आ जाती है, इसी में एक केस आ जाता है आइसोलोबल का, एक केस आ गया आइसोलोबल का। और क्या स्ट्रक्चर आ गया, क्लोजोनिडो आ गया। हाँ, और एक इसमें आता है जिंटल आयन, जिंटल आयंस का, वो भी सेम इसी जैसा होता है, बस थोड़ा डिफरेंस है फार्मूले में। अब देखो जो ये लो न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल क्लस्टर है, इनमें क्या होगा, इसमें कई है, जैसे फार्मूले से भी हम जा सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, कोबाल्ट लगा लो 2, और ये लगा लिया हमने कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसके ले 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए 8 2 16 कोबाल्ट 27 और 7 और 2 9 और 2 18 है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल कितने हो गए, 34 हो गए। अब हमसे ये पूछ लिया जाए भाई इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं, तो एक तो तरीका होता भाई, जैसे बुक में दिया हुआ सारे तुम फार्मूले वगैरह याद करो, उसमें ए निकालना है, फिर बी निकालना है, फिर b/2 निकालना है, फिर उसके बाद a/n निकालना है, एक प्रोसीजर वो है। अब इतना सारा कुछ फिर
याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर सिंपल देख लिया जाए, जैसे भाई हम एक चीज मान के चलते हैं, कोई भी अगर स्ट्रक्चर है तो हम हाइपोथेटिकली अपने पास से मान लेते हैं भाई ये टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में लगभग 90% या 95% या 99% हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। लेकिन आंसर तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर बताएगी कंपाउंड के बारे में वही सही होगा। लेकिन फिर भी अगर हम स्ट्रक्चर कुछ रूल और रेगुलेशन के हिसाब से जाएं तो उनके हिसाब से हमारे बहुत सारे आंसर ठीक निकल आते हैं, तो इसलिए हम वो फार्मूले अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर सिंपल भी निकालना चाहो तो आसानी से आ जाता है। जैसे मेटल हमें यहाँ पता है 2 मेटल है, हम मान के चले 18 इलेक्ट्रॉन को सभी फॉलो करते हैं, मान के चल रहे हैं, ये बात पक्का नहीं है, फॉलो करते हैं, क्योंकि जहां अगर यहां से नहीं निकलेगा तो वहां से भी नहीं निकलेगा क्वेश्चन, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी ही बताएगी जो कुछ बताएगी। लेकिन मान के चल रहे हैं मैं 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन को मान लो फॉलो कर रहे हैं, तो 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक मेटल 18 इलेक्ट्रॉन लिए हुए, तो 2 मेटल 36। इसमें से जो हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन आई है वो माइनस कर दी, तो ये कितने आ गए 2। मतलब कि एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड बनेगा। मान लो इसका सिमेट्रिक नेचर बनाए अगर हम, जैसे कोबाल्ट और थोड़ा छोटा कोबाल्ट, और ये दूसरा भी कोबाल्ट, और सिमेट्रिक अगर बनाए, जरूरी नहीं सिमेट्रिक बनेगा, इस केस में बन रहा है तो हमने कोई फार्मूला नहीं रटा, ना कोई चीज मतलब कि याद की है। सिंपल जो चीज है 18 इलेक्ट्रॉन को हमने फॉलो करवा दिया, और उससे जितने आए उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन आए, अब इलेक्ट्रॉन जितने भी आए मान लो इसको बाय 2 से और कर लो अगर और भी आसान नहीं रहेगी, तो जैसे मेटल मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। टोटल ये हमने क्या किए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काउंट किए हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों में हमें पता चला भी 18 से को फॉलो करने में 2 की कमी थी, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है, तो हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये स्ट्रक्चर है, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मली तो एग्जाम में यही आएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर दे रहे तो इसकी जो बॉन्डिंग है वो टेंडेंसी भी अलग हो जाएगी। इसको हम सॉलिड फेस में देख रहे हैं तो भी ये अलग हो जाएगा, लिक्विड फेस में देख रहे हैं तो भी अलग, और वेपर में देखेंगे तो अलग हो जाएगा। मतलब कि ये हमें ओवरऑल बता देता है इस मीडियम में भाई ये होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है, हमेशा ये यही रहेगा। लेकिन एग्जाम के अनुसार और हमारे जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार ये सही है, और कोई गलती नहीं होगी। अगर हम इससे मेटल मेटल बॉन्ड पूछा है तो हम यह बता सकते हैं भाई मेटल मेटल बॉन्ड एक होगा इसमें, पहली चीज। दूसरी बात, एक तो ये है स्ट्रक्चर से, अब हम यहां से ये चीज भी बता सकते हैं भाई ये डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है तो 2 चीजें हो सकती हैं, एक या तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर ले। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगा मतलब रिडक्शन होगा, मतलब किस तरीके से काम कर सकता है, रिडक्शन होगा तो खुद क्या किस तरीके से करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा, या ब्रिज बॉन्ड बनेगा, या डाइमर बनेगा, सॉरी ब्रिज बॉन्ड तो नहीं बनेगा, डाइमर बनेगा। तो ये 3 चीजें एक बार उनके लिए एक बार मैं लिखवा देता हूं, टर्म एंड कंडीशन। मतलब कि क्या बनेगा, ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज नहीं, ब्रिज का क्यों माना, डाइमर बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर स्पीसीज है, देखो अगर ये मेन ग्रुप में होती इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो यहां कई कंडीशन और अप्लाई होती, लेकिन अब हम किस चीज में पढ़ रहे हैं, ये ऑर्गेनोमेटालिक के कार्बोनिल क्लस्टर में पढ़ रही है। तो यहां पे क्या है, दो ही चीजें होंगी, या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा तो मतलब रिडक्शन होगा, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, या दूसरा किस तरीके का काम करेगा, मतलब कि स्टेबल होने के लिए डाइमर बना लेगा। डाइमर भी बना सकता, पॉलीमर भी बना सकता, वो तो आगे की बात है, डाइमर बना लेगा, सिंपल डाइमर। पॉलीमर तो नहीं बनाएगा, यहां नहीं बनाएगा, डाइमर बना सकता है, ठीक है। अब एक बार जो बुक में लिखा हुआ वो फार्मूले लगा लेते हैं इधर, वो और जो एक कंपाउंड लेंगे इधर एक बार वो फार्मूले भी लिखवा देता हूं जिससे करना है, या सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उनको बाय 2 कर लीजिए, क्वेश्चन वहां से भी सोल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन करवाता हूं मैं 2-4, फिर ये आगे करवाएंगे। जैसे जो बुक्स में फार्मूला है, एक बार उस फार्मूले को देख लीजिए। सबसे पहले जो यहाँ होता है स्टेप वाइज, स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट द टोटल इसमें दो चीजें आएंगी, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एग्जैक्ट वर्ड होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ contribution of electron by ligands। ये कंट्रीब्यूशन निकालना ये भी थोड़ा अलग है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूशन याद करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं बता सकते, कंट्रीब्यूशन याद करना पड़ेगा। तो याद करने का भी ये है, थोड़ा उसका आइडिया आ जाएगा भी हाँ कैसे क्या होगा, अगर बेंट है, लीनियर है, आयनिक है, तो उसमें कितना कितना लेना है। तो यहां से जो निकल के आएगा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं ए, ये आ जाएगा ए। अब जो स्टेप सेकंड होगा, स्टेप सेकंड, अब यहां से ए, उसके बाद हमने कैलकुलेट द बी, ए के बाद बी, कैलकुलेट द बी। अब बी क्या है, बी भी वही बात है भी, हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है। तो उसमें जितने मेटल होंगे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिया होगा, मान लो n इनटू में 18, प्लस, ठीक है, प्लस क्या, माइनस ए,
ये जो आएगा ये हमारा बी आ जाएगा। अब इसके बाद जो है स्टेप 3, इसमें क्या है, कैलकुलेट द सी, ए बी। उसके बाद हम सी कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट द सी। सी बोल दो या एम बोल लो, मेटल मेटल बॉन्ड अगर ये निकालने हैं तो जितना ये आएगा B/2। स्टेप 4 ये आ जाएगा कैलकुलेट द। अब इसमें क्या आएगा, A/N आता है, A/N। ए ये जो हमारा यहां से आया हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन, एन जो हमारे मान लो जितने भी हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो ये निकाला था हमने, कहाँ गया कोऑर्डिनेशन, ये एन और ये एन एक है। तो इससे जो स्टेप 4 है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हमें भाई हमें करना क्या है, मतलब ये मेटल मेटल बॉन्ड, यहां से ये नंबर ऑफ MM बॉन्ड है, बॉन्ड। ये जो स्टेप है इसमें टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड है, ये नंबर ऑफ MM बॉन्ड है, मतलब कि कितने हैं। यहाँ पे कैलकुलेट द मेटल मेटल बॉन्ड, यहां से हम मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लेते हैं। और दूसरा क्या है, सिंपल, अगर बिल्कुल सिंपल करते हैं तो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया है। मान लो कोई भी कंपाउंड दिया, उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए, इनटू में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले क्या किया, 18 इलेक्ट्रॉन गुणा में n माइनस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वहां से जो भी आया वो इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लो कुछ भी आया, ये इलेक्ट्रॉन आ गई है, या इसको बाय 2 कर दो, इतने हमारे बॉन्ड आ गए। एक तो ये 4 बात याद करनी, एक ये सिंपल एक बात याद करनी, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा और इनसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका फायदा ये है, बस आगे जो हम थोड़ा करेंगे ना तो ये चीज थोड़ी याद रहेगी, थोड़ा आसानी हो जाएगी। मान लो कोई एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आसान है। जैसे क्वेश्चन है IR इरिडियम CO12, ये क्वेश्चन है इरिडियम 77, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे इसके, 24, 36 प्लस 24, ये हो गया 60। अब ये जो इस से है, इससे भी अगर कंप्लीट निकाल लेंगे, ये तो दोनों में सेम ही है सिचुएशन। अब दूसरा मैंने जो बोला था भाई, हम ये मान के चलेंगे 18 रूल को, 18 को फॉलो कर रहा है ये, तो इसमें कितने आ गए हैं, तो ये कितना आ गया 72 यहां से। तो डायरेक्ट करना क्या है, जितना ये आया 72 माइनस में कितना ये 60, कितना आ गया 12, मतलब कितना आ गया 60 2 70 2 12
तो ये आ गया 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। तो ये क्या आएगा देखो, IR इरिडियम, हाई डेंसिटी होती है इसकी। P4 की तरह बना लो इसको सिंपल। कैसे बनाएंगे P4 की तरह, IR 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 IR, 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बन गए। और क्या है, 12 है, 4 3 12, 4 3 3, CO CO और CO, यहाँ पे भी CO CO, और ये सिंपल हमारा हो गया अभी। अब तक यहाँ ब्रिज बॉन्ड की बात नहीं आई। अब जो नेक्स्ट है ये सेम इससे भी आ जाएगा, सेम इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। ये थोड़ा आसान है और इसमें पेपर में गलती नहीं होगी क्योंकि सिंपल है, कोई चीज़ भूलने का नहीं है। यहाँ पे 4 चीज़ें कुछ ना कुछ मिस हो सकता है, यहाँ मिस नहीं होगा। अब आता ब्रिज बॉन्डिंग, कब ब्रिज बॉन्डिंग होगी, कैसे ब्रिज बॉन्डिंग होगी, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन करेंगे, वो देखो एक बार। जैसे चार 12, जैसे FE ये कंपाउंड हमने ले लिया, मान लो। अगर हम कंप्लीट फार्मूले से जाएंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये आयरन है 26, 8 इलेक्ट्रॉन है मान लो इस पे वैलेंस, मान लो क्या होते ही 8 इलेक्ट्रॉन है। तो और ये इसका कंट्रीब्यूशन 2 होगा, ये आ गया 48। पहला मतलब कि A हमारा निकल गया। अब निकालना है B। B के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 इलेक्ट्रॉन मानो, तो ये कितना आ जाएगा 54 माइनस 48, तो B कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 6। तीसरा स्टेप C या M, जो भी लिखवाया था M, तो वो क्या आ जाएगा B/2। क्या है वो, B/2 है। तो B कितना आ गया 6/2। मेटल मेटल बॉन्ड कितने आ जाएंगे 3। और ये आ गया अपना जो लास्ट है वो D।
अब उसमें a बाई एन है, a बाई एन, ए है ये 48, ए 48 और एन 3 है। ये आ गया कैलकुलेशन। और अगर हम सिंपल यहां से देखें, ये आ गया अपना 48, 58, 6 और यहाँ पे 3 बॉन्ड मतलब मेटल के पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन है Fe F। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दे देते हैं और ये सिमेट्रिक बन जाएगा कंपाउंड। ये हो गया मान लो कंपाउंड। ये कंपाउंड हमारा इस फार्मूले से, ये इस फार्मूले के हिसाब से ये आया। अब ये गलत है, दिक्कत ये है। तो जो फार्मूला है वो भी सही लगाया है लेकिन रिजल्ट गलत आ गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ और क्या इसका ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? अब जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला सही अप्लाई किया है और जो रूल रेगुलेशन थी उसको भी 18 रूल का हमने सही से फॉलो किया है। लेकिन आ क्या रहा है, आ ये रहा है कुछ 12 ना इलेक्ट्रॉन, जो कार्बोनिल कंपाउंड है 3 और 3 6 और 4 10 का नेचर अलग आ रहा है और 2 का नेचर अलग आ रहा है। ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला, एक्सपेरिमेंटली बुक में डाटा है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये अलग हो गए और ये अलग हो गए, ये और इससे आगे का जितना भी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। मतलब कि इसके आगे क्या रह गया, हाई न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो इसका है जिंटलाइन। और कुछ हम ऐसे भी एग्जांपल करेंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होंगे, मतलब कि वो इस रूल को भी फॉलो करेंगे और इसमें थोड़ा अलग रूल फॉलो होगा, उसको भी हम देखेंगे। जैसे 12 इलेक्ट्रॉन का हो गया वेड रूल, और ऐसे होंगे जो क्लस्टर जो ना तो इसको फॉलो करेंगे 12 रूल को, वैसे सबसे एक्यूरेट है 12 रूल, और ना इसको करेंगे 18 को, ना इसको फॉलो कर रहे ना इसको फॉलो कर रहे, वो कुछ और फॉलो करेंगे। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।